हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्टिव अनुज राइटल में एक बार फिर से। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अपना जो हमारा केमिस्ट्री में हमने स्टार्ट किया हुआ है। फिजिक्स हमने जो भी पढ़ी है, फिजिक्स हमने जो पढ़ी है वो हमारी जो हमने किताबों से क्वेश्चन जो एएलपी में आए हुए हैं उनसे क्वेश्चनों को केवल और केवल पीडीएफ के माध्यम से हमने सोल्व किया था। आज हम अपने जो केमिस्ट्री का चैप्टर है, केमिस्ट्री को हम पोर्शन को वीडियो के माध्यम से कवर करने के लिए तैयार हैं। काफ़ी दिनों बाद वीडियो आने वाली है, उसके लिए लंबे टाइम के लिए सॉरी, क्योंकि बीच में मैं कहीं चला गया था, डिस्टर्ब हो गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना केमिस्ट्री का चैप्टर। तो केमिस्ट्री में हमने एक वीडियो डाला हुआ है यौगिक तत्व और मिश्रण के ऊपर। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, केमिस्ट्री में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको केमिस्ट्री में एक वीडियो मिलेगा और उसी टॉपिक से जो क्वेश्चन और भी बनते हैं वो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ कि कैसे समझना है। पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि तत्व, यौगिक और मिश्रण में अंतर क्या होता है। देखिए, तत्व वो चीज़ होती है जो हमारे मेंडलीफ जी ने आवर्त सारणी जो बनाई थी उसमें 118 तत्व खोजे हैं। कितने? 18118, ठीक है। तो सारों की संख्या जितनी भी है वो 118 है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में हमने सबको गैस भी तत्व में आता है, हमारा जो धातु होती हैं वो भी तत्व में आता है, जो अधातु होती है वो भी, यानी कि जो प्राकृतिक रूप से हमें पृथ्वी पर मिलते हैं, जो नेचुरल रूप से एक ही परमाणु जानते हैं, सबसे छोटा कण होता है, ठीक है। एक ही परमाणु से मिलकर बने होते हैं नेचुरल रूप से, उनमें एक ही परमाणु से वो निर्मित होते हैं और कोई पार्टिकल उनमें नहीं होता। अगर उसके पार्टिकलों को कई भागों में तोड़ें तो वो एक ही तरह का दूसरा पार्ट उसका होगा, अलग नहीं होगा। तो उस चीज़ को हम तत्व में रखते हैं और ये तत्व हमारे 118 है। और मेंडलीफ की आवर्त सारणी में हम ये 118 को देखते हैं। तो वो हमारी H से स्टार्ट होती है, ठीक है, हाइड्रोजन से स्टार्ट होती है और 118 तत्व तक वो जाती है। और उसकी कुछ पीरियोडिक टेबल उसे बोलते हैं। अगर आपने उससे नहीं देखा है तो आप उससे देख सकते हैं, उसमें 118 तत्व होते हैं। अब हमें जो मेन टॉपिक हमारा क्या है, हम उस पर आएंगे नेक्स्ट वीडियो, या जब भी वीडियो का नंबर उसका मेंडलीफ की आवर्त सारणी से रिलेटेड क्वेश्चन जब कराए जाएंगे तो हम उस पर आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जिक्र करना चाहता हूँ कि हमने जो तत्व खोजे हैं अब तक, जो हमारी पृथ्वी पर तत्व हैं, वो इस प्रकार से हैं कि वो प्राकृतिक रूप से हमारी पृथ्वी पर मिलते हैं। जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, ठीक है, सोना हो गया, चांदी हो गया। तो ये सब हमारी धातुएं हैं जो प्राकृतिक रूप से खदानों में मिलती हैं, खुदाई में मिलती हैं, खादानों में मिलती हैं, या फिर कोयला हो गया, ठीक है, कार्बन हो गया। तो ये चीज़ें होती हैं जो बहुत सारे तत्व होते हैं। अब तत्वों से मिलके क्या बना होता है? तत्वों से मिलके यौगिक बनता है, ठीक है। यौगिक भी बनता है और मिश्रण भी बनता है। क्या बनता है? मिश्रण। यौगिक भी बनता है और मिश्रण भी बनता है, दो चीज़। अब यौगिक और मिश्रण में वो आपसे कन्फ्यूजन करेगा, आपको कन्फ्यूज करके वो क्वेश्चन पूछना चाहेगा। यहीं से टॉपिक मेन स्टार्ट होता है कि तत्व में, यौगिक में और मिश्रण में आपसे अंतर पूछेगा और पूछ लेगा कि ये वाली चीज़ तत्व है या यौगिक है या फिर मिश्रण है। तो आपको वहाँ पे क्लियर करना होगा, बताना होगा। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा एएलपी में, तो आपको वहाँ पे बताना होगा कि ये तत्व है, यौगिक है या मिश्रण है। अब उनकी पहचान आपको कैसे करनी है? अगर तत्व, आप 118 तत्वों को जानते हैं, आपने एक बार नज़र में निकाल लिया कि हाँ ये तत्व होते हैं, तो एक निश्चित मात्रा में अगर कोई चीज़, दो चीज़ को मिला के और नई चीज़ का रूप ले रहा है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला लिया, और ये क्या ले रहा है? ये जल का रूप ले लेता है, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हालांकि ये दोनों गैस हैं, अगर इन्हें अलग अलग अवस्था में देखा जाए तो ये एक गैस के अणु होते हैं, लेकिन दोनों गैसों को एक निश्चित अनुपात में आपस में मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है? जल बन जाता है, ठीक है। एक निश्चित अनुपात में दोनों को मिलाया जाए तो वो जल है, ठीक है। उन दोनों के अंदर उन दोनों जल के पार्टिकल्स के अंदर, दोनों के अंदर छुपा हुआ क्या है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस प्रकार से जब कोई चीज़ अपने स्वरूप में ना रहे, है वो, लेकिन स्वरूप बदल लिया उसने, ठीक है, तो वो यौगिक है। और मिश्रण क्या है? मिश्रण है जैसे रेत में आप लोहे के पिसे हुए कण मिला लो, लोहे के या फिर लकड़ी का बुरादा मिला दो रेत में, तो जब लकड़ी का बुरादा रेत में मिल रहा है, लोहे के कण रेत में मिल रहे हैं, तो बारीक कण अब वो आपस में मिलके एक नया पार्टिकल नहीं बना रहे। लोहे के अलग हैं और रेत के अलग हैं,
उन्हें अगर अलग अलग किया जाए तो वह अलग हो जाएंगे। जैसे चुंबक उसके पास लाओगे तो सारे लोहे के जो पार्ट्स हैं, तो सारे लोहे के पार्ट्स उस चुंबक पे चिपक जाएंगे और रेता नीचे रह जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये एक मिश्रण है। ठीक है, ये एक मिश्रण है। मैंने क्या बताया, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जब भी कोई दो तत्व मिलकर नया रूप धारण कर लें उसको हम बोलेंगे यौगिक, और जब भी कोई दो तत्व मिलकर नया रूप ना धारण करके उनकी वो मिश्रण के रूप में रहें, एक उन्हें अलग अलग किया जा सके, किया यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी अलग किया जा सकता है, लेकिन वो भौतिक रूप से भी आपको अलग नजर आएंगे, तो वो मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को आपको बोल के बताने की कोशिश करूँगा, थोड़ा लिखने की भी कोशिश करूँगा। तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन इसमें से पहला क्वेश्चन क्या है, एक ही प्रकार के परमाणु किस में मिलते हैं? ठीक है, एक ही प्रकार के, यानी कि उस तत्व को अगर तोड़ें, एक ही प्रकार के परमाणु किस में मिलते हैं? एक ही प्रकार के परमाणु किस में मिलते हैं? तो हमने कहा कि एक ही प्रकार के अगर पूछ रहा है तो एक ही प्रकार से तो भाई तत्व है। ठीक है, अगर वो पूछता दो प्रकार के तत्वों को मिलाकर एक निश्चित अनुपात में मिलाकर क्या बनता है? यौगिक बनता फिर। ठीक है, और अगर वो पूछता कि असमान अनुपात में मिलाने से, या फिर दो या दो से अधिक पदार्थों को असमान रूप से मिलाने पे क्या बनता है? मिश्रण बनता है। ठीक है, तो वो मिश्रण में चला जाता है। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन वो पूछेगा, एक ही प्रकार के परमाणु किसमें मिलते हैं? तो एक ही प्रकार के, अगर हम लोहे को तोड़ें, बारीक बारीक कणों में लोहे का एक टुकड़ा है, उसे तोड़ें तो उसमें सारे पार्ट्स उसके लोहे के ही हैं, तो उसके पार्ट्स को अलग अलग करें तो हर एक इतना छोटा कण भी लोहा ही है। ठीक है, तो वहाँ से पूछना चाह रहा है कि एक ही प्रकार के अगर परमाणु उसमें मिल रहे हैं तो वो क्या है? वो तत्व है। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने पर बनता है। मैं लिख देता हूँ। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित, देखो एक निश्चित कह दिया उसने, एक निश्चित अनुपात में संयोग कर रहा है उसका, वो एक निश्चित अनुपात में मिला रहा है, तो बना पदार्थ क्या कहलाएगा? संयोग से बना पदार्थ क्या कहलाएगा? तो सीधी सी बात है, जब हमने कहा दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में अगर संयोग कर रहा है तो वो क्या है? हमारा यौगिक है। मैंने क्लियर किया पहले ही। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को वो बदल दे। देखो मैं लैंग्वेज का खेल बता रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को बदल दे। अब अगले क्वेश्चन को देखो। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी अनुपात में मिला देने पर क्या बनता है? शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को, यहाँ गौर करने वाली बात है, किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। क्या बनता है भैया?
दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ हैं और उन्हें किसी भी अनुपात में हमने मिला दिया। मैंने बताया जब अनुपात सेम ना हो तो यौगिक नहीं रहता वो, ठीक है। अनुपात का होना निश्चित होना जरूरी है, तभी वो यौगिक कहलाएगा। और अगर अनुपात अलग अलग हो गया है तो वो मिश्रण में जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? मिश्रण में चली जाएगी बात। तो तीनों की बात समझ में आ गई। तत्व किसे बोल रहे हैं? एक ही परमाणु से बन के बना हुआ तत्व और दो तत्वों के निश्चित अनुपात से बना हुआ तत्व यौगिक है, और दो तत्वों के अनिश्चित अनुपात से बना हुआ तत्व हमारा मिश्रण है, ठीक है। तीनों बात क्लियर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक शब्द है उपधातु, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछेगा? देखो, उपधातु से बोलते हैं जो धातु और अधातु जिसमें दोनों के गुण हो, धातु और अधातु जिसमें दोनों के गुण हो वो उपधातु कहलाती है। धातु और अधातु दोनों के गुण जिस भी पदार्थ में होंगे वो उपधातु कहलाएगी, ठीक है। अब धातु कैसी होती हैं? धातु के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, जो मेटेलिक होती हैं और नॉन मेटेलिक होती हैं। धातु और अधातु दो चीज होती हैं, ठीक है। तो मेटल अक्सर क्या होते हैं? मेटल चमकदार होते हैं, ज़्यादातर विद्युत प्रवाहित वाले होते हैं, जिसमें विद्युत प्रवाहित हो जाती है। अधातु क्या होती हैं? या तो इसमें चमक नहीं होती, ठीक है। ये चमकते नहीं है, चमक उत्पन्न नहीं करते, और इनमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती, ठीक है। और इनमें विद्युत प्रवाहित होती है, चमकते भी हैं। तो ये बहुत सारी होती हैं, ठीक है। तो इन दोनों के मिश्रण से क्या बनता है? धातु और अधातु से मिलकर बना क्या होता है? उपधातु होता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? धातु और अधातु से धातु ऐसा तत्व जो धातु का भी गुण रखता है और अधातु का भी, ठीक है, उससे क्या बोलेंगे? उपधातु। दोनों गुण पाए जाते हैं। ऐसा तत्व जिसमें धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो क्या होता है? वो उपधातु होता है, ठीक है, वो उपधातु होता है। आगे चलें। उपधातु से रिलेटेड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कैसे पूछा इसने? अगला क्वेश्चन है, हाँ, अगला क्वेश्चन है कि एक ऐसी धातु का नाम बताओ जो धातु होते हुए भी कुछ अलग है। अब हमने कहा कि धातु में विद्युत बहती है, लेकिन वो धातु होते हुए भी कुछ अलग है। धातु होते हुए भी कुछ अलग है, धातु होते हुए भी कुछ अलग है। ऐसी धातु है लेड धातु, ठीक है। अब लेड के बारे में आपको खुद सर्च कर लेना कि लेड धातु कौन सी होती है, क्योंकि मैं यहाँ पे धातु नहीं पढ़ा रहा। धातु वाले चैप्टर में आपको सारी धातुएं क्लियर करूँगा जब धातु पढ़ाएंगे, ठीक है। बस यहाँ से आपको क्वेश्चन क्लियर करवा रहा हूँ कि धातु होते हुए भी विद्युत की कुछ अलग है। कौन? लेड। धातुई चमक किस में पाई जाती है? तो धातुई चमक जितनी भी धातुएं, जैसे ग्रेफाइट, ठीक है, अधातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है। किस? तो ग्रेफाइट में पाई जाती है और आयोडीन में पाई जाती है, ठीक है। आयोडीन, ग्रेफाइट में और आयोडीन में। क्या बोला? अधातु होते हुए भी धात्विक चमक पाई जाती है। किसमें? ग्रेफाइट में और आयोडीन में। अगला क्वेश्चन है, कौन उपधातु है? ठीक है, तो उपधातु के बारे में हमने अभी पढ़ लिया है। तो इनमें उपधातुओं के बारे में आप क्वेश्चन देख लेना कि उपधातु कौन कौन सी होती है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि यौगिक, इनमें से कौन यौगिक है? देखो, यौगिक है कौन, हमें बताना है ऑप्शन। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन यौगिक है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब चारों में मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। वायु, पारा, ओजोन और अमोनिया। ये कह क्या रहा है? ये कह रहा है कि यौगिक बताओ। अब वायु
हमें समझ में आता है उसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ठीक है, हाइड्रोजन भी है, हीलियम भी है, लिथियम भी है, सब है, ठीक है। तो वायु तो एक मिश्रण हो गया, वायु में मिश्रण चला गया। पारा एक तत्व हो गया, ओजोन भी एक तत्व हो गया। ओजोन एक वायु होती है अपने आप में, ओजोन एक परत भी होती है वायुमंडल में, ठीक है, जो हमारी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। अब इसमें एक ही शब्द बचा, अमोनिया। अमोनिया गैस हमें प्राकृतिक रूप से नहीं मिलती, ये बनानी पड़ती है अमोनिया गैस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक यौगिक है, ये एक यौगिक है, ठीक है। ये नोट करने वाली बात है, अमोनिया के बारे में काफ़ी पूछता है, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है यौगिक के बारे में सही बताओ, और पूछ रहा है कि जल एक यौगिक है, जल एक यौगिक है। हाँ, जल एक यौगिक है भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, जल एक यौगिक है, H2O। लेकिन वो कह रहा है कि इनमें से ऑप्शनों में से सही बताओ। देखो पहला ऑप्शन में कह रहा है कि ये है ठोस, द्रव और गैस तीनों का रूप में पाया जाता है। यह है ठोस, द्रव व गैस तीनों के रूप में पाया जाता है। अब आप सही बताना इसमें कि सही कौन सा है, ठीक है। अगले में कहा है यह है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है, यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये दिया है। तीसरा ऑप्शन दिया है यह रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। यह रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं, भिन्न तत्व होते हैं। चलिए बताइए कौन सा सही होगा। यह रासायनिक साधनों द्वारा दो सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। यह रासायनिक साधनों द्वारा दो सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चन में कैसे काम कर रहा है, क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो कितना अच्छा है। देखो लिखने में टाइम लगता है, जो रुके हैं, जो चले गए वो अलग बात है, जो रुके हैं वो सीखना चाहते हैं। लिखने में टाइम लगता है, लेकिन क्वेश्चन के फैक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। कह रहा है यौगिक के बारे में बताना है, और जल एक यौगिक है, इसमें से हमें यौगिक के बारे में बताना, ना कि जल के। अब देखो यह ठोस, द्रव, गैस तीनों रूप में पाया जाता है। कौन पाया जाता है? जल पाया जाता है, बर्फ के रूप में, गैस के रूप में और ठोस के रूप में। तो ये तो यौगिक के बारे में नहीं हुआ। यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है, हाँ जल, ये भी जल के बारे में हुआ। अब यौगिक के बारे में इनमें से कौन सा हुआ? तीसरा हुआ, यह रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। हाँ ये यौगिक के बारे में है, ये जल के बारे में नहीं है। तो हमें क्या बताना था? हमें यौगिक के बारे में बताना था। जल एक यौगिक है, तो यह रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। ये इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमें बताना है मैचिंग। तो मैचिंग में क्या बताना है? पदार्थ ले रहे हैं एक तरफ और एक तरफ ले रहे हैं तत्व। किस तत्व से मिलकर बना है? देखो तत्व से मिलके, तत्वों के मिलने से पदार्थ बनता है, ठीक है। अब देखो मैं कह रहा हूं कि कार्बन
कार्बन एक तत्व है और इसके मिलने से कौन बनता है, पदार्थ बनता है हीरा। ठीक है, कोयला भी बनता है लेकिन इसने हीरा ऑप्शन में दिया है। ठीक है, कार्बन से प्योरली अगर कार्बन का रूप देखें तो प्योरली कार्बन का भयानक रूप है हीरा। ठीक है, अगर हम दूसरे नंबर पर देखें एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, तो एल्युमिनियम से क्या बनता है, माणिक्य बनता है। कौन बनता है, माणिक्य। अब ये माणिक्य कोई वहाँ से कोई पदार्थ होंगे। ठीक है, अगर हम देखें सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन एक तत्व होता है। ठीक है, उससे मिलके क्या बना होता है हमारा, जो हमारा रेत होता है जिसके बारे में हमने अभी बात की थी, बालू जिसे बोलते हैं, मिट्टी जिसे बोलते हैं, मिट्टी जैसा लगता है। ठीक है, रेत होता है। तो सिलिकॉन तत्व से हमारा बना होता है रेत। अगर हम कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम, कैल्शियम से कौन बनता है, आपने ताजमहल बहुतों ने देखा होगा। तो हालांकि मैं तो कभी गया नहीं, मुझे कभी ऑप्शन नहीं मिले जाने के। संगमरमर का एक पत्थर होता है जो कैल्शियम से बना होता है। अगर वो प्योरली संगमरमर है तो वो कैल्शियम से बना होगा। ठीक है, हड्डियाँ जो हमारी, जिस चीज़ से हमारी हड्डियाँ तैयार होती हैं उससे वो पत्थर बना होता है। ठीक है, वो प्योरली कैल्शियम है। ठीक है, तो संगमरमर तत्व से मिलकर बने होते हैं। संगमरमर से, संगमरमर जो बना होता है वो कैल्शियम से बना होता है। तो तत्व होते हैं उसके अंदर। तो आपको बताना है कि हीरा किससे बना होता है। हीरा, अब कोई कहने लगे हीरा कैल्शियम से बनता है, नो, हीरा कार्बन से बनता है। ठीक है, माणिक्य किससे बनता है, एल्युमिनियम से बनता है। रेत किससे बनता है, सिलिकॉन, जो आपको रेत हाथ में लेते हैं तो आपने सिलिकॉन हाथ में लिया हुआ है, तत्व का नाम है उसके। ठीक है, तो यहाँ से आपको चीज़ें जो 118 मैंने शुरुआत में नाम लिया है, 118 तत्व हैं, तो उन तत्वों का सब खेल है। ठीक है, वे तत्व हैं और उन तत्वों के मिलने से, एक दूसरे में मिलाने से चीज़ें बनती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है। अब देखो, आपके पास मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी है, सीमेंट है, सीमेंट है और कांच है, और चौथे नंबर पर है मिट्टी का तेल। अब मैं कह रहा हूं कि इनमें से किस में ऑक्सीजन है या नहीं है, इनमें से किस में ऑक्सीजन, क्वेश्चन है ये, मैं चलो लिख देते हैं, किस में ऑक्सीजन नहीं है, ये क्वेश्चन है। तो देखो, मिट्टी के कणों के बीच में क्या होता है, गैप होता है, तो उसमें वायु होगी, वायु में ऑक्सीजन जरूर होगी, और ऑक्सीजन नीचे बैठी होती है, ऑक्सीजन नीचे बैठी होती है, भारी होती है। ठीक है, तो सीमेंट के कणों के बीच में भी होगी, कांच के कणों के बीच में। मिट्टी के तेल, जब मिट्टी का तेल है तो तेल के अणुओं के बीच में ऑक्सीजन नहीं निकलेगी, तेल के जो पार्ट्स हैं उनके बीच में आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो ये ही पूछना चाह रहा है कि किस में ऑक्सीजन नहीं है। अगला है पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में। पदार्थ की 3 अवस्थाओं में कौन तत्व पाया जाता है। तो पदार्थ की 3 अवस्थाओं में, पदार्थ की 3 अवस्थाओं, पदार्थ की 3 अवस्थाओं में कौन सा तत्व पाया जाता है, पाया जाता है। पदार्थ की 3 अवस्थाओं में आपका जल पाया जाता है। ठीक है, 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। 3 अवस्थाएं कौन सी हैं, जिसमें ये कहना चाहता है ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, ये तीनों रूपों में मिलता है। अब यहाँ से एक सीखने वाली बात यह है कि आप अब तक पढ़ते आए हैं कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। ये आप सबको यही बताया गया होगा। अगर आपने पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा है तो मैं बता रहा हूँ कि
एक्चुअली में पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, जो अब तक खोज चुके हैं वो 5 अवस्थाएं हो चुकी हैं, और जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं वो 3 अवस्थाएं पढ़ते आए हैं, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है, वही हमें दिखाई भी दी है। लेकिन अब साइंटिस्टों ने जब चीज़ों को देखा है, करा है, तो एक परम शून्य टेम्परेचर होता है। कौन? परम शून्य तापमान, ठीक है, एक तो ये होता है, एक परम शून्य तापमान, और एक होता है, नाम दे सकते हो, सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर, ठीक है, हाईएस्ट, उच्च तापमान, जो कि जैसे सूर्य पे हो रहा है, ठीक है, सूर्य पे लगातार बर्न हो रही है चीज़ें, जल रहा है वो, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर बहुत हाई है। तो किसी पदार्थ को अगर उस टेम्परेचर पर ले जाकर छोड़ दिया जाए, जला दिया जाए, तो वो पदार्थ कई सारे पदार्थ को एक जगह मिला के वहाँ छोड़ दिया जाए उतने टेम्परेचर पर, तो उसका क्या बना देगा वो, उस पदार्थ की एक लास्ट अवस्था तक ले जाएगा और उसे बना देगा प्लाज्मा। क्या बना देगा? प्लाज्मा। तो पदार्थ की अगर हम उच्च टेम्परेचर उसे जलाते चले जाएं और ऐसे टेम्परेचर पे जलाएं कि उसका कोई नाम निशान ना रहे, और उसकी जो थोड़ी बहुत क्षमता है वो किस में बदल जाए, एक प्लाज्मा टाइप चिपचिपे पदार्थ में, तरल जैसे पदार्थ में बदल जाएगी वो, ठीक है। तो वो किस में होता है? वो तारों में होता है। पहली बात तो प्लाज्मा अवस्था बोलते हैं उसको, और वो किस में पाया जाता है? या तो सूर्य में या तारों में, ठीक है, सूर्य में या तारों में पाई जाएगी। तो ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा हो जाएगी चौथी अवस्था। क्या हो जाएगी? जब हम उसे जलाएंगे, टेम्परेचर देंगे, तो उच्च टेम्परेचर देने पर वो किस में बदलेगा? प्लाज्मा में बदलेगा। तो इसमें अगर हम चौथी अवस्था लिखना चाहते हैं तो क्या आएगी? प्लाज्मा। अब आई पांचवी अवस्था की बात। तो अभी हमने इसे गर्म किया है, तपाया है, लेकिन अगर हम इसे ठंडा कर दें, ऐसे टेम्परेचर तक ठंडा कर दें कि इसके अणु आपस में ऐसे जुड़ जाएं, ऐसे जम जाएं कि वो हिल भी ना पाए, माइनस में इतना ले जाएं कि वो एक, जितना मैं कहता हूँ, कोई एक दूसरे से बिल्कुल भी हिल भी ना सके, हल्का सा भी, उसे बोलते हैं परम शून्य तापमान, ठीक है। और वो कितना टेम्परेचर होता है? माइनस के 273 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि कितना होता है? इसी को हम अगर केल्विन में लिखते हैं तो 0 केल्विन होता है। और इस टेम्परेचर पर किसी वस्तु को या किसी भी पदार्थ को ले जाते हैं तो वो अवस्था उस पदार्थ की क्या कहलाएगी? उस अवस्था को बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट। क्या बोलते हैं? कंडेंसेंट, ठीक है। थोड़ा लिखने में कुछ और भी वर्ड्स हो सकते हैं, आइंस्टीन को अलग तरीके से लिख सकता है, लेकिन यही बोला जाता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट, ठीक है, बोस-आइंस्टीन, ठीक है, आइंस्टीन कंडेंसेंट, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट। तो ये चौथी अवस्था है और ये पांचवी, ये निश्चित है। पांचवी पूछे तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट में जाएगा और चौथी पूछे तो प्लाज्मा में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आगे चलें, क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं कहने में, बोलने में लिखी जाती हैं, लेकिन पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं, ये याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील। पहले स्टील के बारे में समझ लीजिए कि स्टील क्या है। स्टील एक यौगिक है। क्या है? यौगिक है। और स्टील बनता कैसे है? अगर हम मैकेनिकल लाइन में जाएं तो लोहे में क्या प्लस कर देते हैं? लोहे में कार्बन प्लस कर देते हैं। लोहे में कार्बन, लोहे को पिघलाया और उसमें कार्बन की मात्रा पिघले हुए अवस्था में मिला दी जाती है, ठीक है, घोल बना दिया जाता है, फिर उस लोहे को यूज कर लिया जाता है। तो कार्बन की मात्रा के अनुसार उसको नाम दिया गया है लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील,
मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। ये नाम कैसे हैं? लो कार्बन का मतलब ज़्यादा लोहा होगा, कम कार्बन होगा, तो लो कार्बन। ऐसे ही दोनों हल्का सा मीडियम मिला लिया, ठीक है, तो उसे बोल देंगे मीडियम कार्बन स्टील। और अगर ज़्यादा हाई मात्रा में हमने कार्बन मिला दिया तो उसे बोल देंगे हाई कार्बन स्टील। तो दोनों के मिलने से अगर लोहे में हमने कार्बन मिला दिया तो वो क्या बन जाएगा? वो स्टील बन जाएगा। लोहा नहीं बोला जाता, स्टील बोला जाता है फिर, ठीक है, उसे हम स्टील बोलते हैं। और जो आपकी लोहे की रेल की पटरियाँ बिछी होती हैं वो हाई कार्बन स्टील की बनी होती हैं, तो उसे हम लोहा नहीं कहेंगे, उसे हम स्टील कहेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें कार्बन बहुत हाई मात्रा में होता है और वो आसानी से कटती या टूटती नहीं है, ठीक है, काटी नहीं जा सकती आसानी से, वो डैमेज नहीं करे जा सकती, ठीक है। तो चीज़ें स्टील के बारे में आप समझ गए, और स्टील एक यौगिक है, ये याद रखना। और यहीं से आपसे पूछना चाह रहा था वो कि स्टेनलेस स्टील क्या होता है, ठीक है, यह स्टेनलेस स्टील कैसा है? यौगिक है, तत्व है या मिश्रण है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ से आप समझ गए होंगे कि स्टील शब्द को कैसे पढ़ा जाता है, स्टील क्या है, कौन न तो तत्व है न ही यौगिक है। अब देखो, वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है, ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो उसने पूछा है न तो तत्व, न तो वो तत्व है और न मिश्रण है, तो भैया ऐसा तो वायु ही है, ओ सॉरी, तत्व है ना यौगिक है, यौगिक, ना तो वो यौगिक है ना वो तत्व है, तो ऐसा कौन है? ऐसा वायु है। वायु हमारी मिश्रण है, ना तो वो तत्व है ना वो यौगिक है। क्वेश्चन सुन लीजिए, क्वेश्चन पूछा उसने कि कौन न तो तत्व है न ही यौगिक है, तो वायु ऐसा है जो न तत्व है न यौगिक है। आगे चलते हैं। आगे वो आपको जल दे देगा, अब जल एक यौगिक है तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। आपको पारा दे देगा, आपको हीरा दे देगा, ठीक है, तो ये तो यौगिक या तत्व हैं, ठीक है। तो मिश्रण बताना था, मिश्रण तो वायु का ही होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी है, ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ लिया उसने, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? चौथी अवस्था क्या है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है भैया? अभी हमने डिस्कस किया कि पदार्थ की चौथी अवस्था हमने पढ़ा प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा इसकी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गर्म करने पर प्राप्त होता है, ठीक है, गर्म करने पर। अगर ठंडा करने पर क्या प्राप्त होता है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट, ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट, ठीक है। ये कंडीशन होती है जहाँ तत्व नहीं हिलते बिल्कुल भी, और ये कंडीशन होती है जहाँ पे वो बिल्कुल लिक्विड बन जाता है, ठीक है, एक पदार्थ टाइप में, लिक्विड टाइप में। आगे चलते हैं। चौथी अवस्था आपको बता दी मैंने पदार्थ की। अगला देखते हैं, कौन एक यौगिक है? अब देखिए, यौगिक बताना है, ऑप्शन देगा कि कौन एक यौगिक है, इनमें से यौगिक बताना है। पहला ऑप्शन है स्टील, पीतल, दो रेत, तीसरा ऑप्शन हो गया रेत, फिर हो गया हीरा, ठीक है, स्टील, पीतल, रेत और हीरा। तो कौन एक यौगिक है? तो यौगिक बताना है। तो आप सबसे मेरी मुलाकात हो चुकी है कि यौगिक नहीं है, पूछा है भाई, यौगिक नहीं है। तो यौगिक कौन नहीं है? रेत नहीं है, रेत एक मिश्रण है, नहीं, रेत एक पदार्थ है, ठीक है, ये भी पदार्थ है। पीतल भी बनाया जाता है और स्टील भी बनाया जाता है, ठीक है,
हीरा भी कार्बन से बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ कन्फ्यूजन भी है कि निश्चित अनुपात में तो अगर हम देखें तो पीतल भी बन रहा है और स्टील भी बन रहा है, ठीक है। यौगिक को देखें, स्टील को कैसे बना रहे हैं, लोहे में हम कार्बन मिला रहे हैं, हमने अभी पढ़ा है। और पीतल को हम कैसे बनाते हैं, पीतल होता है, इसका एक याद रखने का तरीका है पिताजी, ठीक है। अब पीतल जो होता है वो तांबा और जिंक से बनता है, ठीक है। तांबा और जिंक से बनता है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि भाई ये भी दो चीज़ों से मिलकर बना है, ये भी दो चीज़ों से मिलकर बना है। तो इसमें ऑप्शन में थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन हम यहाँ से सीखने वाली बात यह है कि रेत हमारा किसके बन रहा है, सिलिकॉन से बन रहा था, ठीक है, सिलिकॉन तत्व से बन रहा था। और हीरा किससे बन रहा था, कार्बन से, ठीक है। कार्बन के कई अणु मिलकर एक जगह हीरा बना लेते हैं, सिलिकॉन के कई अणु मिलकर रेत बना लेते हैं। लेकिन पीतल और स्टील जो बन रहे हैं वो दो चीज़ों से मिलकर बने हो रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक होगी कहीं ना कहीं ऑप्शन देने में। पिताजी तांबे और जिंक से जो बनता है वो पीतल बनता है। अगर हमें पीतल बनाना है तो तांबे को जिंक में मिला लेते हैं तो पीतल बन जाता है। और इसका सीधा सीधा उदाहरण याद रखने का पिताजी है, तो पिताजी में ता से तांबा और जी से जिंक याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण। अगला क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर। क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर। अब ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ये एक यौगिक है। क्या है, यौगिक। याद रखना इसके बारे में क्योंकि ये पूछा जाता है, ठीक है। अब ये बनता किससे है, ये बनता है बुझे हुए चूने, बुझा हुआ चूना। बुझे हुए चूने में हम क्या करते हैं, क्लोरीन गैस मिलाते हैं। क्या करते हैं, बुझा हुआ चूना लिया और उसमें क्लोरीन गैस को उससे टकराते हैं। तो क्लोरीन गैस के टकराने से उससे क्या निकलता है, विरंजक चूर्ण में प्राप्त होता है Cl2 प्लस H2O। तो ये क्या है, CaOCl2 जो पानी तो अलग निकल गया उसमें से, और ये मिल गया हमें विरंजक चूर्ण। क्या मिल गया, विरंजक चूर्ण। ये हमें मिल गया विरंजक चूर्ण। तो बुझे हुए चूने में CaOH2 में हमने क्या मिला दिया, क्लोरीन मिला दिया। तो ये एक क्या है, ये एक यौगिक है, ठीक है। दो तत्व बुझे हुए चूने में हमने क्या मिलाया, क्लोरीन मिलाया। तो दो तत्व मिल गए, बुझे हुए चूना और क्लोरीन को हमने एक जगह मिलाया तो हमारा क्या बन गया, यौगिक बन गया, ठीक है। यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये एक क्या है, तो ये एक यौगिक है। यहाँ से आपको पता होना चाहिए विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर होता है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, CaOH2, ठीक है। और इसमें क्या मिलाते हैं, इसमें क्लोरीन गैस मिला लेते हैं, ठीक है। CaOCl2 हमें प्राप्त हो जाता है। आगे चलते हैं, विरंजक चूर्ण एक यौगिक है। बस इतना क्वेश्चन आपको ज़्यादा मेन तो यही याद रखना है। ये तो समझने के लिए था जो कि कैसे है, कौन सा बारूद के बारे में देख लेते हैं भैया। बारूद क्या होता है, तो बारूद क्या होता है, हमें तो यहाँ से वही तत्व, यौगिक या मिश्रण, तीन चीज़ों में से बताना है कि ये क्या है, तत्व है, यौगिक है या मिश्रण है। अब देखो, बारूद जब हम बम बना रहे हैं या फिर कोई पटाखा बना रहे हैं तो उसमें हमें क्या चाहिए, गंधक और पोटाश चाहिए। गंधक और पोटाश के मिश्रण से हमारा एक विस्फोटक पदार्थ बन जाता है, उसे हम बारूद बोलते हैं। तो आपने देखा होगा जो बड़ी सी नली होती है, उस बड़ी सी नली में थोड़ा सा चूर्ण गंधक का और थोड़ा सा पोटाश का भरा, और उसे पुश कर देते हैं, बहुत तेज़ी से मार देते हैं
तो वो एक धमाका उत्पन्न करता है। तो उस कंडीशन में अब वो दूसरे रूप में तो बदला नहीं, तो ये यौगिक भी नहीं रहा। अब उसमें एक तत्व भी नहीं है, दो तत्व मिला दिए गंधक पोटास, तो तत्व भी नहीं रहा, तो वो क्या रह गया, वो एक मिश्रण हो गया। क्लियर हुआ। ऐसे ही कोयले के बारे में पूछ रहा है कि कोयला क्या है, इनमें से कोयला बताना है कि कोयला क्या है, तत्व है, यौगिक है या मिश्रण है। अब देखो, कोयला खान में मिलता है, बना बनाया मिलता है, और कार्बन का एक रूप है। तो बना बनाया जो चीज़ हमें मिल रही है वो क्या है, वो एक अपने आप में तत्व है, क्योंकि उसमें खाली कार्बन है। ठीक है, जैसे हीरा, तो वो भी एक तत्व है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब इसने पूछा कि हीरा क्या है। अभी हमने पढ़ा कि जो एक ही तत्व से मिलकर बना हो, जो एक ही पदार्थ से मिलकर बना हो, वो क्या होता है, कोयला हो या हीरा हो, वो क्या हो जाएगा, वो हमारा तत्व होता है। ठीक है, मैं इसी में ही क्लियर कर रहा हूँ कि बारूद क्या है, बारूद एक मिश्रण है, कोयला क्या है, कोयला एक तत्व है, हीरा क्या है, हीरा एक तत्व है। अगर यहीं पे हमें कह दे जल, तो जल एक यौगिक है। ठीक है, क्योंकि जल हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। ठीक है, यहीं पे अगर अमोनिया कह दे तो ये भी एक यौगिक है, क्योंकि अमोनिया गैस बनाई जाती है। ठीक है, यहीं पे अगर कह दे विरंजक चूर्ण, जो हमने पढ़ा अभी, विरंजक चूर्ण, ये भी एक यौगिक है। तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, तो विरंजक चूर्ण यौगिक है। ठीक है, अमोनिया यौगिक है, जल यौगिक है, क्योंकि ये तत्वों के मिश्रण से मिलकर बने हुए हैं। तो ये आपको मेनली ये याद रखना है कि यौगिक कौन कौन से हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अमोनिया का जिक्र मैंने आपके कर दिया। अमोनिया एक यौगिक होता है, अमोनिया गैस बनाई जाती है। ठीक है, कौन एक तत्व है, तो हीरा एक तत्व है। मैं क्वेश्चन को दोबारा लिखूंगा नहीं, लेकिन ये आया हुआ क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहे हैं। वायु क्या है, वायु एक मिश्रण है। देखो, हीरा एक तत्व है, वायु एक मिश्रण है। ठीक है, अमोनिया एक यौगिक है। ठीक है, यही क्वेश्चन दोबारा भी पूछे, कई बार पूछे हुए हैं अमोनिया के क्वेश्चन, रेलवे में बहुत बार पूछे हुए हैं। ठीक है, शुद्ध तत्व कौन सा है। ठीक है, तो इसमें एक सोडियम होता है। तो सोडियम एक शुद्ध तत्व है, जो पीरियोडिक टेबल में सोडियम अलग से आता है। एक लिक्विड सी धातु, सॉफ्ट धातु होती है, जो चाकू से काटी भी जाती है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इसने पूछा कि सबसे पहले किसने बताया कि हर एक पदार्थ सूक्ष्म, कई अन्य सूक्ष्म, कई अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक, क्वेश्चन ऐसे है, प्रत्येक पदार्थ कई सूक्ष्म कणों से, कई, क्या हो रहा है भैया, कई सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। तो प्रत्येक पदार्थ कई सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, ऐसा कहना, ऐसा सबसे पहले किसने कहा, ये पूछा। ऐसा सबसे पहले किसने कहा। तो प्रत्येक पदार्थ सबसे पहले किसने बताया, कणाद, उनका नाम कणाद था। तो कणाद ने बोला था कि हर एक पदार्थ सबसे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि पदार्थ, जो कण होते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तक नहीं जा पाए थे, वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, इनके बारे में आगे बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, परमाणु, अणु और कण। ठीक है, परमाणु, अणु और कण, इनके बारे में भी अगली वीडियो में आगे बात करेंगे कि ये क्या होते हैं, परमाणु, अणु, कण। आज के लिए इस टॉपिक पे रिलेटेड जो चीज़ें थी वो समझाने की कोशिश मैंने की, और
आपका धन्यवाद, आपने वहाँ तक वीडियो देखा। ऑल दी बेस्ट।